हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस और आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा कि आखिर जो एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो बात करते हैं। अलग अलग एनिमल्स ने अपने अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन डेवलप किया है। जैसे इंसानों के अंदर लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, फिशेस के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं वो स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं, उनके अंदर गिल्स भी पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा ये डिपेंड करता है उनके हैबिटाट पे, इसके अलावा उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और वो किस हैबिटाट में रह रहा है। जैसे जो ऑर्गेनिज्म पानी में पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो मेनली होता है गिल। क्या होता है, गिल्स होते हैं। जैसे फिशेस, जितनी भी फिशेस होती हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होते हैं। बात समझ में आया, ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। जैसे हमें इंसानों के अंदर पढ़ना है तो इंसानों के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन सा है भैया, लंग्स है। इतनी बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी? तो अलग अलग एनिमल्स में आप क्या बोलोगे कि इन डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। लाइक इन फिशेस they have gills for respiration while in humans they have lungs for the process of respiration। बात समझ में आया? तो एनसीईआरटी की स्टार्ट की कुछ लाइंस यहाँ पे हैं, उनको हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखो जरा। तो दिया क्या गया है, सबसे पहले देखो, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड फॉर गेटिंग रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। मतलब जो ऑक्सीजन है उसको लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए एनिमल्स ने अपने अंदर अलग अलग ऑर्गन्स क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। इंसानों के अंदर कौन सा ऑर्गन डेवलप हुआ है, लंग्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फिशेस हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो देखो जरा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर बट एक्वेटिक एनिमल्स यूजेस द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भैया क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, तो देखो जरा, ये समझ लो। वैसे तो शायद से आपको पता हो एक्वेटिक एनिमल्स क्या है, हम एकदम बेसिक से जा रहे हैं। और दूसरा टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यहां डबल ई, टेरेस्ट्रियल। तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ठीक है, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भैया, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो जरा मेरे साथ, एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं। दोज एनिमल्स विच लिव ऑन अर्थ। ठीक है, वो एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं उन्हें कहते हैं कौन सा एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जो पानी में होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है भैया, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, इनको ऐसे ही याद रखना, एक्वा का मतलब ही होता है वाटर। एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। एक्वा हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो एक्वेटिक में देखो जरा, एक्वा है क्या, एक्वा। इतनी बात समझ में आया? अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं। इसके अलावा
जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देख लो जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? एक्वेटिक एनिमल्स uses the dissolved oxygen present in water, while terrestrial animals uses the oxygen present in where? बोलो जरा, एटमॉस्फेयर। आया क्या, समझ में आया? ठीक है, कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं जो कि पानी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। अब ये बताओ मुझे ज़रा, पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ऑक्सीजन है? पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है या एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है? तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है? ज़्यादा है। तो जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे हमने सांस लिया तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर जाएगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार जैसे यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जब ये ब्रीदिंग करते हैं, जब ये क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, तो बताओ वाटर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है? कम है। तो जब ये एक बार ब्रीदिंग इन करेंगे तो इनको कम ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट तो होगी अच्छी खासी। बात समझ में आया? ठीक है, तो होता क्या है, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर लेते हैं। क्या इंक्रीज कर लेते हैं? ब्रीदिंग रेट। ठीक भैया, ब्रीदिंग रेट क्या होता है ये भी देखो जरा। ब्रीदिंग रेट, एक मिनट रुकना। तो किसकी बात करते हैं? ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट, चलो बोलो जरा, ब्रीदिंग रेट क्या? ब्रीदिंग रेट क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, मतलब हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार छोड़ते हैं, यही कहलाता है ब्रीदिंग रेट। ठीक है, अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जरा बताओ, वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको यूज करते हैं। वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम है लेकिन उनको तो ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, या बोलो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वहां पर ब्रीदिंग रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो जरा, breathing rates of aquatic animals like fishes is greater than the breathing rate of कौन से भैया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बिकॉज क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन इसका क्या है? बिकॉज the amount of
dissolved oxygen is very less than the oxygen present in atmosphere। बात समझ में आया? हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, पानी में ऑक्सीजन कम होता है, तो हमारी तुलना में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, ताकि वो ऑक्सीजन क्या कर सकें, अपनी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकें। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत या परेशानी? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई एक्वेटिक एनिमल्स हैव हायर ब्रीदिंग रेट देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो रीजन आपका ये लगेगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, इन वाटर इज very less than the oxygen present in the atmosphere. That's why aquatic animals have higher breathing rate than terrestrial animals. इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो जो फिशेस होती हैं, फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होता है? how respiration takes place in fishes। ठीक है, जो फिशेस होती हैं, फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये देखना है भैया। अब फिशेस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, बताओ कौन सा है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश क्या होता है भैया? बोलो जरा, बोलो। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है भैया? गिल्स। ठीक है, तो इनके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? गिल्स होता है। किसके अंदर? फिशेस के अंदर। अब ये करते क्या है, कभी अगर आप देखियो फिशेस को, कभी पानी में अगर आप देखियो ध्यान से, जैसे एक्वेरियम वगैरह है, ठीक है, या देखे ना हो कभी ध्यान से, तो आप देख लेना कहीं एक्वेरियम वगैरह में, ठीक है, तो देखना जो फिशेस होती है माउथ ओपन की होती है, ऐसे इधर से ओपन करती हैं, क्लोज करती हैं, ओपन करती, क्लोज करती है, साइड में उनके क्या पाया जाता है? छेद पाया जाता है, पोर्स पाए जाते हैं, वही तो गिल्स हैं। वही क्या होती हैं? गिल्स होती हैं। इधर से पानी लेते हैं, माउथ से पानी लेते हैं और गिल्स से बाहर करते हैं। ठीक है, तो करते क्या है? माउथ से पानी ले रहे हैं, इसको पास किससे कर रहे हैं? गिल्स पे पास कर रहे हैं। किस पे पास कर रहे हैं? गिल्स पे पास कर रहे हैं। और गिल्स के पास ब्लड वेसल का काफी सारा नेटवर्क होता है, वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। गिल्स के पास क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इधर से पानी उस गिल्स से पास कर रहे हैं। अब इस पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है, इस पानी में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है, और वो जो ब्लड वहां पे आया है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से किधर चला जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है, परेशानी? अब भैया डिफ्यूजन क्या होता है? ठीक है, तो क्लास 9 में पढ़ा था हम लोगों ने कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन देख लेते हैं जरा एक बार फिर से। क्लास 9 हमें पता है कि आपको याद होगा नहीं, तो बता देते हैं। मूवमेंट ऑफ substances from their higher concentration to their lower concentration is called डिफ्यूजन। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, यही क्या कहलाता है भैया? बोलो जरा, यही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और यहां पर एनर्जी का यूज नहीं होता है। बात समझ में आया? ठीक है,
तो हमने क्या बोला, जो फिशेस होती हैं जब ये वाटर को गिल्स से पास करती हैं तो वहां पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गिल्स के अंदर जो ब्लड वेसल होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई होती है। तो जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर कम होता है, और इस पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन पानी से किस में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से किस में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, और फिर इसको क्या कर देंगे, ये बाहर कर देंगे। जैसे इसको डायग्राम से देखो थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे इस डायग्राम में चेक करो, देखो जरा, अब इधर से पानी जा रहा है अंदर, माउथ के थ्रू पानी अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होती है, गिल्स होती हैं। क्या होते हैं यहां पर, गिल्स होती हैं ऐसे, और इन गिल्स पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, नेटवर्क होता है। मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स काफी सारे अमाउंट में पाई जाती है, ब्लड कैपिलरीज काफी अमाउंट में पाई जाती हैं। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ लेकर आती हैं, ठीक है। अब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो पानी में छोड़ दिया जाएगा, और पानी में ऑक्सीजन, ब्लड की तुलना में पानी में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। मैं कह रहा हूं ब्लड की तुलना में पानी में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। तो जो ऑक्सीजन है वो पानी से चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, और फिर ये पानी क्या हो जाएगा, इधर से बाहर हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरीके से जो फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती। तो आप क्या बोलोगे, जो फिशेस हैं ये माउथ के थ्रू वाटर को पास करते हैं, किस पे, गिल्स से, गिल्स पे पास करते हैं। गिल्स पे गैसेस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। मतलब पानी से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाता है, पानी में आ जाता है, और फिर इसको गिल्स से क्या कर देते हैं, वो बाहर कर देते हैं। इस तरीके से फिशेस में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको रीड कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर ही दिए। तो ये हो ही गया। देखो, सिंस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द एयर, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये बता चुका हूं। इसके अलावा नेक्स्ट, फिशेस टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ, ये भी बता दिया कि माउथ के थ्रू क्या लेते हैं, वाटर अंदर लेते हैं, फिर पास इट टू द गिल्स, किस पे पास करेंगे, गिल्स पे पास करेंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, पानी से ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा। वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड, जहां पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के थ्रू क्या किस में ले ली जाती है, अंदर ले ली जाती है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं। इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है भैया, किसमें, फिशेस में। ये डायग्राम एक बार फिर से देख लो। इधर माउथ से पानी जाता है, गिल्स पे पास करेंगे, गिल्स पे गैसेस का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। पानी में जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, क्या कर लेंगी, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसके अलावा वो क्या कर देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगी, पानी बाहर हो जाएगा, ब्लड आगे ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, कि आखिर जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। फिशेस में थोड़ा सा देखना था, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है। ह्यूमंस में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर भी नहीं पढ़ना है। बात समझ में है, क्लास 11th में है वहाँ, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है भैया, नेक्स्ट टॉपिक बोलो ज़रा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि आखिर इंसानों में, मतलब हम लोगों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। हम लोगों के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वेल डिफाइंड सिस्टम के थ्रू होते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेशन के लिए हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बात समझ में आया। तो हमारे बॉडी में अलग अलग काम को करने के लिए एक वेल डिफाइंड क्या होता है, सिस्टम होता है। तो वैसे ही रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक वेल डिफाइंड क्या है, सिस्टम है, और उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। बात समझ में आई। ठीक, तो देखो जरा, तो हमारे अंदर क्या पाया जाता है भैया, रेस्पिरेटरी
सिस्टम है। ठीक है, अब बताओ जरा, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है और ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बात समझ में आई। तो वैसे ही यहां पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एन ऑर्गन सिस्टम, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है भैया? ऑर्गन सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, मतलब कई सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। बात समझ में आई क्या? चलो आओ देखो, तो इसका मतलब भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और भी ऑर्गन्स होंगे, और भी पार्ट्स होंगे। तो हाँ भैया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कई सारे क्या हैं? पार्ट्स हैं। तो हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर क्या होते हैं? नॉस्ट्रिल्स है। कितनी नॉस्ट्रिल्स है? 2, 1 और 2। इसी की वजह से तो सांस लेते हैं ना, सांस ऐसे ही तो लेते हैं ना। कह दो भैया हम तो मुंह से लेते हैं, नहीं भैया, ये किसके लिए है? खाने के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए? नॉस्ट्रिल किसके लिए? सांस लेने के लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो सांस किससे लिया जाता है? नॉस्ट्रिल से लिया जाता है, उसको बनाया गया उसके लिए। ठीक है, मुंह से नहीं। ठीक, मुंह से खाना खाया जाता है। और देखो भैया, तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है भैया? नॉस्ट्रिल होता है। सबसे पहला पार्ट कौन सा? नॉस्ट्रिल। तो हम सांस लेते हैं ऐसे, तो इसके पीछे क्या है? एक चैम्बर है, या बोलो पैसेज है। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल के पीछे क्या है? एक नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर कह सकते हो। तो जो नॉस्ट्रिल है, इसके बाद आता है नेक्स्ट नेजल पैसेज, या नेजल आप चैम्बर भी कह सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है फेरिंग्स। क्या आता है भैया? फेरिंग्स आता है। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे कौन कौन से पार्ट्स कहां पर हैं। तो नॉस्ट्रिल, देन नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ठीक है, लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया को ही बोलते हैं विंड पाइप। भैया हमने फूड पाइप भी कहीं पे पढ़ा है। हाँ पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोफेगस। एसोफेगस को ही क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। वैसे ही यहाँ जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में आता है एल्वियोलाई। लास्ट में क्या आता है? एल्वियोलाई। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ये सारी भी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतना डिटेल में नहीं है। तो इतना डिटेल में हम जाएंगे क्या कि जो ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये सारा हमने नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल, अब ब्रोंकाइज होता है, ये ओपन होता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स ओपन होता है एल्वियोलाई में। तो ये पूरा पाथवे होता है। नॉस्ट्रिल ऐसे जाएगा, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से बोलो जरा भैया, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई। ठीक है, बोलो जरा मेरे साथ, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। एक बार और, कौन कौन सा बोलो जरा? नॉस्ट्रिल्स,
नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। बात समझ में आया? तो सबसे लास्ट में कौन है? एल्वियोलाई है। फाइनली एयर कहाँ पर जाती है? एल्वियोलाई में जाती है। और ये जो एल्वियोलाई है ये सरफेस एरिया देगा गैसियस एक्सचेंज के लिए। गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? एल्वियोलाई के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? एल्वियोलाई के थ्रू होगा। और भैया इन सब पार्ट्स को हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल तो समझ गए कि भैया का देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉस्ट्रिल है। अब यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं हमें उनसे मतलब नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नॉस्ट्रिल है, हम इधर से सांस लेते हैं, इसके बाद क्या आता है? नेजल पैसेज आता है। क्या आता है भैया? इधर से ऐसे जाएगा, नेजल पैसेज आएगा, ठीक है। और नेजल पैसेज जो है जाकर ओपन होगा किसमें? फेरिंग्स में। ये मतलब जैसे ये पेन है इसको पीछे ऐसे माउथ में ऐसे पीछे डालो, इधर करो तो सबसे पीछे यहाँ पर जब पीछे जाओगे तो वही पोजीशन कौन सी होती है भैया? फेरिंग्स होती है। और जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है। कौन भैया? फेरिंग्स। हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स बताया था, तो देखो जरा ये पॉइंट क्या होता है? फेरिंग्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आता है नेक्स्ट, जब फेरिंग्स आगे जाता है तो इसके बाद आता है क्या? लैरिंग्स। क्या आता है? लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा फूला होता है, ठीक है, ये लैरिंग्स होता है, ठीक है। साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स आगे जाकर ओपन होता है, ये इतना क्या है? ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। फिर जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ट्रैकिया कितने पार्ट में ब्रेक होता है? दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जो ट्रैकिया है, ऐसे ट्रैकिया आया, ठीक है, कितने पार्ट में ब्रेक हो गया? दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ऐसे। और इधर क्या था? ये लैरिंग्स था, ठीक है। ये ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया में रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। कार्टिलेज के बने क्या होते हैं? रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से क्या करते हैं? बचाते हैं। यहां पर और यहां पर भी होते हैं। फिर ये आगे जाएगा और छोटे पार्ट में ब्रेक होगा, फिर ये जो फर्दर है ये और छोटे पार्ट से ब्रेक होते हैं, ये फर्दर और छोटे पार्ट से ब्रेक होते हैं, और ये भी और आगे पार्ट से ब्रेक होगा, और फाइनली आप कह सकते हो ये ओपन हो जाते हैं किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो ये क्या है? ब्रोंक्यूल्स हैं। ब्रोंक्यूल्स, ये एल्वियोलाई है, ये ब्रोंकाई हैं, और ये क्या है? ट्रैकिया। ये क्या है? लैरिंग्स, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। इतनी बात समझ में आई? तो लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया ब्रेक होता है दो पार्ट में, लेफ्ट और राइट में। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई आगे जाकर ब्रेक होता है किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। और जो ब्रोंक्यूल्स से जाके ओपन होते हैं किसमें? एल्वियोलाई में। किसमें ओपन होते हैं? एल्वियोलाई में, ठीक है। अब जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। जो एल्वियोलाई होता है ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। सबसे पहले तो थिन वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड। इसके अलावा ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, it provides surface area
फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो गैसेस के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन प्रोवाइड करता है? एल्वेलाई। और एल्वेलाई किसके अंदर होती हैं? लंग्स के अंदर होती हैं। तो यहां पर ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई ये होती हैं लंग्स के अंदर, प्रेजेंट इन लंग्स, या लंग्स यही फॉर्म करते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई यही मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? लंग्स फॉर्म करते हैं। मतलब लंग्स के अंदर ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वेलाई होते हैं। इतनी बात समझ में आया? इसके बाहर बाकी के सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कौन कौन से पार्ट्स भैया? जैसे नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब बाहर के पोर्शन है। इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई ये क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म्स लंग्स। तो लंग्स किसने फॉर्म किया है? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई ने। ठीक है, एल्वेलाई क्या होती हैं? थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या होता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करना गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और, जो एल्वेलाई होती है, एल्वेलाई के पास ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है। एक चीज याद रखना, जहां पर किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या रिलीज करना है, वहां पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क ज्यादा होगा ही होगा। पूरे सिलेबस में कहीं पर भी कभी भी बायोलॉजी पढ़ो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जहां पर किसी मटेरियल को एक्सचेंज करना है, और एक्सचेंज हमेशा काम होता है कैपिलरीज का। किसी भी मटेरियल का हमारे बॉडी में एक्सचेंज होना है हमेशा कैपिलरीज की मदद से होगा। आर्टरी और वेन्स का काम कभी एक्सचेंज करना होता ही नहीं है। तो जहां पर एक्सचेंज करना है वहां पर कैपिलरीज का नेटवर्क ज्यादा होता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो जो एल्वेलाई होती हैं यहां पर गैसेस का एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहां पर ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनका काफी ज्यादा नेटवर्क होता है। तो यहां लिख सकते हैं हैव अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो इनके पास ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रिच का मतलब यहां पर ज्यादा होता है। क्यों, किस लिए होता है? टू इंक्रीज या फॉर efficient exchange of gases। ठीक है, एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज के लिए यहां पर क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बहुत ज्यादा होता है। और इसी बार किसी सेट में शायद क्वेश्चन आया था कि एल्वेलाई हैव अ रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, गिव रीजन। तो क्या बोलोगे? फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या टू फैसिलिटेट द गैसियस एक्सचेंज, या आप क्या कह सकते थे? टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, बात समझ में आया? ताकि गैसियस एक्सचेंज अच्छे से हो सके। यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। ठीक है, आओ देखो एनसीईआरटी में देखना, ये डायग्राम दिया गया है। ठीक है, लेबलिंग आनी चाहिए आपको। सबसे पहले क्या है? नॉस्ट्रिल है, देन नेजल पैसेज है, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन इसके बाद ट्रैकिया। ठीक है, देन उसके बाद आपका ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स है, और सबसे अंदर क्या है? एल्वियोलाई है। क्या है? एल्वियोलाई। इतनी बात समझ में आया? एक चीज और यहां पर याद रखना, वैसे बता दिया हूं, इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, is present in throat।
ठीक है। हमारा जो थ्रोट होता है ये ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऐसे टच करो, जरा ऐसे टच करो, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे उभार है गड्ढा है, उभार है गड्ढा है, ठीक है। जहां जहां उभार है यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ क्या पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। कार्टिलेज का बना हुआ, जैसे ये पाइप है, ये विंड पाइप है या ये थ्रोट है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कार्टिलेज की क्या होती है, ऐसे रिंग्स होती, पूरी कंप्लीट नहीं होती, वो आगे की तरफ से पाई जाती, पीछे की तरफ से नहीं होती, ऐसे रिंग्स पाई जाती हैं। बात समझ में है। और ये रिंग्स कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होती, लेकिन इससे आपसे मतलब नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि हमारे थ्रोट में कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं। किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। ये पॉइंट याद रखना, किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। और इनका काम क्या होता है, टू प्रिवेंट the throat from collapsing, ठीक है। मतलब हमारा ये जो थ्रोट है, जैसे मान लो हम ऐसे हो गए या ऐसे हो जा रहे हैं या इसको हम दबा दें, तो जो हमारा थ्रोट है वो कोलैप्स नहीं होगा। ऐसे देखो कर गए, या मान लो हम रात को सो रहे हैं, थोड़ा सा ये दब गया, ठीक है, तो पता चला कि ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, और सांस न ले पाने के कारण हमारी क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो भैया इससे कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम इधर उधर कुछ भी करें, लेकिन हमारा जो थ्रोट है कोलैप्स नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे थ्रोट में क्या पाए जा रहे हैं, कार्टिलेज की रिंग्स पाई जा रही हैं। हमारे थ्रोट्स में कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती हैं, जो हमारे थ्रोट को कोलैप्स होने से बचाती हैं। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, ठीक। चलो, इसके अलावा हमारे नोज में हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। हेयर इन नोज या हेयर एंड म्यूकस, हेयर एंड म्यूकस इन नोज trap the dust particles present in air, and hence they clear the air from dust particles, ठीक है। हमारे नोज में जो हेयर्स पाए जाते हैं, इसके अलावा म्यूकस भी होता है। क्या होता है, म्यूकस भी होता है। इनका काम क्या होता है, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको अंदर ना जाने देना। उनको क्या कर लेते हैं, ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो जब हम सांस खींचते हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हेयर्स के थ्रू, हमारे नोज में हेयर्स पाए जाते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं। अगर उनसे बच जाते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। वो उनको चिपका लेता है। क्या कर लेगा, चिपका लेगा। बात समझ में आया, ठीक। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पेज खत्म हो गया, एक मिनट रुको, जरा पेज लेकर आए। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, अब हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, हमें ये देखना है।
जैसे इस डायग्राम में देखो जरा, यहां पर ये देखो क्या पाया जा रहा है, ये डायफ्राम है। क्या है ये? डायफ्राम। और डायफ्राम किसका बना होता है? मसल्स का। तो मतलब ये क्या होता है? मस्कुलर होता है। ठीक है, क्या कैसा होता है? मस्कुलर होता है। अगर मस्कुलर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट और क्या हो सकता है? रिलैक्स हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है। नॉर्मली जो हमारा डायफ्राम होता है ये डोम शेप होता है, ऐसे देखना जरा, ये ऐसे होता है। जैसे मान लो ये बुक है, क्या है ये? बुक है। ठीक है, तो जो हमारा डायफ्राम होता है तो आप कह सकते हो ये थोड़ा ऐसे होता है, डोम शेप होता है। कैसा होता है ये? डोम शेप का होता है, ऐसे। डोम शेप ऐसे होता है, डोम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखो ज़रा, नॉर्मली जब हम सांस छोड़ दिए होते हैं, नॉर्मली जैसे मान लो हमने सांस छोड़ दिया है, ऐसे बाहर कर दिया है, अब हमारा जो डायफ्राम है ये डोम शेप पे होता है। कैसे होता है? डोम, ऐसे। ऐसे आप कह सकते हो। ठीक। अब होता क्या है, जब हमें ब्रीदिंग करना होता है तो जो डायफ्राम की मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डायफ्राम की मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। जो डायफ्राम है क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाएगा। जब हमें ब्रीदिंग करना है, जब हमें सांस लेना है, ठीक है, उस दौरान क्या होता है? जब इंस्पायरेशन करना होता है, इंस्पायरेशन करना है, इंस्पायरेशन में क्या करेंगे? हम ब्रीद इन करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे। बात समझ में आया? मतलब जब सांस हमें अंदर लेना है, तो जब हमें सांस अंदर लेना होता है तो ये जो डायफ्राम डोम शेप का है, ठीक है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो सरफेस एरिया इतना बढ़ जाएगा अंदर का, या बोलो अंदर का इतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर देखो, थोड़ा सा और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कैसा है? डोम शेप का भी ऐसा है। ठीक है, जब हमें ब्रीद इन करना होता है उस दौरान जो इस शेप का है ये ऐसे फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, मतलब ऐसे सीधा हो जाएगा। जब ऐसे सीधा हो जाएगा तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो बढ़ जाएगी। हमारी जो चेस्ट कैविटी हो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ऐसे में। इसके अलावा हमारी जो रिप्स होती हैं इसको हम क्या करते हैं? ऊपर करते हैं, लिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिप्स को ऊपर लिफ्ट करते हैं। कैसे करते हैं हमें इससे मतलब नहीं। कुछ मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, बट हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है? जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उस दौरान डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम नॉर्मली डोम शेप का होता है, वो कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। इसके अलावा जो रिप्स होती हैं क्या हो जाती हैं? ऊपर आ जाती हैं। तो जब रिप्स ऊपर आ जाएंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और चेस्ट कैविटी बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक एयर बाहर से अंदर जाने लगती है। बात समझ में आया? तो हमारे हमारे अंदर जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, तब क्या होगा? we lift our ribs and flattens the diaphragm, which increases the chest cavity, ठीक है, या which increases the volume of chest cavity, due to which atmospheric air is taken in.
बात समझ में आया? तो जब हमें सांस लेना होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करना है, हमें क्या करना है, चेस्ट कैविटी को हमें इंक्रीज करना है। कैसे करते हैं, रिब्स को क्या करके, लिफ्ट करके, डायफ्राम को फ्लैट करके। तो जब हमें ब्रीद इन करना होता है तो जो डायफ्राम है कैसा होता है, फ्लैट होता है। जो डायफ्राम है कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। डायफ्राम कैसा होगा भैया, डायफ्राम कैसा होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो रिब्स होती हैं उनको हम लिफ्ट करते हैं, रिब्स को ऊपर उठाते हैं, डायफ्राम को फ्लैट करते हैं। ये ब्रीद इन के दौरान होता है। ब्रीद आउट के दौरान जस्ट इसका उल्टा होता है। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं मतलब एक्सपायरेशन करते हैं, तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या करेंगे, एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ribs comes back to their original position, to their original position, and diaphragm get relaxed, and again becomes dome shaped. Due to this, the volume of chest cavity decreases, and the alveolar air comes out। एल्वियोलर एयर कहने का मतलब जो एयर किस में होती है, एल्विलाई में, एयर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, एयर प्रेजेंट इन एल्वियोलाई। जैसे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसे एटमॉस्फेरिक एयर बोलते हैं, तो एल्विलाई में जो एयर होगी उसे क्या बोलेंगे हम, एल्वियोलर एयर। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। जरा एक बार फिर से बोलना, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कैसे करते हैं। जब हमें ब्रीद इन करना है तो हम अपनी रिब्स को ऊपर करते हैं, ठीक है, लिफ्ट करते हैं, ठीक है, डायफ्राम को फ्लैट करते हैं, रिब्स को उठाते हैं, डायफ्राम को फ्लैट करते हैं, जिसके कारण चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम, या बोलो जो हमारा वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का, वो बढ़ जाता है, ठीक है, और एयर ऑटोमेटिक अंदर जाने लगती है। इसके अलावा ब्रीद आउट के दौरान क्या करते हैं, जो रिब्स है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, डायफ्राम फिर से कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है, जिसके कारण हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है और जो एल्विलाई में एयर होती है वो बाहर आ जाती है। तो ये मैकेनिज्म होती है किसकी, ब्रीदिंग की। बात समझ में आया? तो अगर आपसे ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पूछा जाए तो आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों बताओगे। बात समझ में आया? ठीक, चलो, जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे होते हैं, उस दौरान हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम हमेशा बचे रहते हैं। ब्रीद इन और ब्रीद आउट के दौरान जब हम सांस, जैसे हमने सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया, ठीक है, इसमें क्या लगता है, समय लगता है। सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो क्या भैया जो एल्विलाई है क्या वो खाली हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एल्विलाई में हमारे हमेशा कुछ अमाउंट में गैसेस बची रहती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम्स, ठीक है। तो एल्विलाई ऑलवेज कॉन्टेन
always contain a residual volume of air, residual volume of air, which is necessary for efficient exchange of gases between बस एफिशिएंट फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ताकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो एफिशिएंट तरीके से हो जाए। इसीलिए हमेशा एल्वेलाई के अंदर कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम में एयर होती है, इन्हें बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के बीच में जो गैप होता है उसके दौरान एफिशिएंट तरीके से ऑक्सीजन या बोलो गैसेस का एक्सचेंज हो सके, इसीलिए हमेशा जो एल्वेलाई होती हैं इसके अंदर कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम में एयर बची रह जाती है, जो एफिशिएंट एक्सचेंज में क्या करती है? हेल्प करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा है, खत्म करते हैं, इसके बाद क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। अब जैसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है या जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम लोगों, जैसे हम लोग एनिमल्स के अंदर, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम होती हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होती हैं। बात समझ में है? जैसे हम लोग, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज नहीं करवा सकते हो। जैसे होता क्या है, जो एल्वेलाई है, देखना जरा, ये एल्वेलाई ऐसे होती है, बलून लाइक है, ठीक है। इसके चारों तरफ ऐसे ब्लड वेसल्स होती है, इधर से ब्लड आगे जाता है, ठीक है, कहां पर जाता है? टू हार्ट, ठीक है। ये ब्लड कहां पर जाएगा? हार्ट में जाएगा। और यहां पर जो ब्लड आता है वो हार्ट से आता भी है, फ्रॉम हार्ट। तो इधर से ये जो कैपिलरीज है इस साइड से इसमें ब्लड आता है, ठीक है। कहां से आता है? हार्ट से आता है। इसके बाद ये जो ब्लड है इधर से किस में चला जाता है? हार्ट में चला जाता है। इधर जो ब्लड आगे जाता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इधर कैसा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। और इधर कौन सा ब्लड अंदर आता है? कौन सा ब्लड अंदर आता है? तो डीऑक्सीजनेटेड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है भैया? किसको किसको कंफ्यूजन है बताओ जरा। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पता है कि नहीं पता? नहीं पता, बता रहा हूं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मोर होता है, मतलब ज्यादा होता है, और ऑक्सीजन इसके अंदर लेस होता है। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम, वो ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो द ब्लड विच है मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द ब्लड विच है मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स के पास,
या बोलो एल्वेलाई के पास, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा भेज दिया जाता है किसको, हार्ट को। ये हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि इसके बाद का टॉपिक है। ठीक, अब देखो जब हम ब्रीद इन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तो जब हम ब्रीद इन करेंगे तो एयर अंदर जाएगी, तो जो एयर अंदर जाती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा होगा। जब हम ब्रीद इन करेंगे तो एयर अंदर जाएगी, तो इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या होगा, कम होगा। जो एटमॉस्फेरिक एयर है जो हम सांस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, फाइनली ये कहां पर पहुंच गई, हमारे लंग्स में, क्या बोलते हैं, एल्विलाई में पहुंच गई। जैसे हमने सांस लिया, ये हमारी एल्विलाई है, हमारी जो हमने जब सांस लिया तो एयर कहां पर गई, एल्विलाई में गई। अब इस एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यहां पर जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड यहां पर आ रहा है, यहां पर जो ब्लड आ रहा है, इसके अंदर बताओ ऑक्सीजन क्या है भैया, इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, कम, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भैया, ज्यादा। ये जो ब्लड आ रहा है यहां पर, हार्ट से जो ब्लड आया हमने बताया कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है तो इसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। अब एल्विलाई में देखो, यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, तो एल्विलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड में ऑक्सीजन कम है। जो ऑक्सीजन है अपने हाई कंसंट्रेशन से किसकी तरफ मूव कर जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो ज़रा। ठीक है, जो ऑक्सीजन है अपने हायर कंसंट्रेशन से किधर आ गया, अपने लोअर कंसंट्रेशन पे आ गया। इसके अलावा यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है, एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस किस में चली जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी, ऐसे। तो इस तरीके से गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कैसे एक्सचेंज हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ठीक है, तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of gases between alveoli and blood takes place by the process of डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन अभी हम पीछे बता के आ रहे हैं डिफ्यूजन क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन हमने पीछे बताया है। ठीक है, तो जो एल्वेलाई के बीच में और ब्लड के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। अब ऑक्सीजन एल्वेलाई से किस में आ गया, ब्लड में आ गया, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चला गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, ब्रीद आउट कर देंगे, मतलब सांस छोड़ देंगे। बात समझ में आई। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये जो ब्लड है जो पहले डीऑक्सीजनेटेड था, अब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर लिया गया। ठीक है, तो अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब कहाँ भेज दिया जाएगा, हार्ट को भेज दिया जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, अब देखो जरा, हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जो गैसेस होती हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से पूरे बॉडी में नहीं पहुंचा सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस को पूरे बॉडी में नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे अगर हमारे लंग्स से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे टोज तक पहुंचाना हो तो नियरली 32 ईयर्स लग जाएंगे। कितने, 32 ईयर्स। बताओ इतने साल तक हम जिंदा रह पाएंगे भैया? कुछ देर हम अपने सांस ना ले तो मर जाएंगे। नाक अगर कोई हमारा दबा दे यहाँ पे ऐसे कुछ मिनट के लिए, तब हम मर जाएंगे। तो 32 साल तक हमारी सेल्स कैसे सर्वाइव कर सकती है?
बात समझ में आया? तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, और जो स्लो प्रोसेस है तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो इसके थ्रू नहीं हो सकता है। तो भैया हमें कोई फास्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखो जरा क्या लिख सकते हैं? डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो process, so it cannot transport gases to longer distances. So animals have respiratory pigments, which binds with gases and transport it to the body parts. बात समझ में आया? ठीक है, कि जो डिफ्यूज़न होता है एक स्लो प्रोसेस होता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। तो हमारे बॉडी में जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट को गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए उनके अंदर क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करते हैं? इन गैसेस से बाइंड करते हैं और इनको बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ह्यूमंस हैव a red colored respiratory pigment called hemoglobin, hemoglobin, which is present in ब्लड। ठीक है, हम लोगों के अंदर एक रेड कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। किस कलर का होता है भैया? रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। नाम क्या होता है उसका? हीमोग्लोबिन नाम होता है। नाम क्या होता है? बोलो जरा। हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और इसको बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो देखो जरा नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन हैव more affinity for oxygen than कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी एफिनिटी का मतलब बोल सकते हो यहाँ पे
जो एफिनिटी होती है, एफिनिटी का मतलब बोल सकते हो लगाव, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है इसका जो लगाव है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है। तो इससे आप कह सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करेगा। भैया अगर आपका लगाव किसी से ज़्यादा है तो उसको आप सपोर्ट ज़्यादा करते हो, जिससे लगाव कम होगा उसको सपोर्ट आप कम करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन जो होता है इसका जो लगाव होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से कम। तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कम करता है, ठीक है। So it transports more oxygen than carbon dioxide। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होता है ये कंबाइंड फॉर्म में या बाइंड फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, किसकी तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी तुलना में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के ज़्यादा ट्रांसफर होता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसफर होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड is more soluble than oxygen. So carbon dioxide is transported in more amount than ऑक्सीजन। बात समझ में आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो सॉल्युबल फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन की तुलना में। ऑक्सीजन जो होता है इसका जो लगाव होता है, बोलो जो हीमोग्लोबिन होती है उसका लगाव ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन बाइंड फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा ट्रांसफर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसफर होगी ऑक्सीजन की तुलना में। इतनी बात समझ में आई? तो ये खत्म होता है हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो तो क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।